नमस्कार। इस खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से हम अपने परिवार का बजट बनाते हैं, पूरे देश का भी बजट बनता है और जब 130 करोड़ से ज़्यादा जनता का बजट बनाना हो तो जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है, आप इसका अंदाज खुद ही लगा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास। खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कैसे आप पूरे देश का बजट बनाते हैं, क्योंकि हम परिवार का जब बजट बनाने बैठते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। इतने बड़े देश का इतना बड़ा बजट बनाना कैसे करते हैं आप सभी? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार कहना चाहता हूँ। देखिए, बजट जो है एक बड़ा इलाबोरेट प्रोसेस है और उसको मतलब हमारा जो टीम है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो बिल्कुल सारे टीम मिलके इसको बनाते हैं। हम लोग सितंबर के मिडिल में 15 सितंबर के आसपास एक बजट सर्कुलर इशू कर देते हैं सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ को और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज़ को कि जो बजट बनानी है अगले साल के लिए उसका गाइडलाइंस क्या क्या है, ताकि वो अपना काम शुरू कर दे। फिर क्या करते हैं कि नवंबर से एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक अंग है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में वो अलग अलग मिनिस्ट्री और एजेंसीज़ के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ उनके इस साल का जो करंट ईयर उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एक्सपेंडिचर कैसा चल रहा है, वो ज़्यादा पैसा उनको चाहिए और उनका कोई बचत हो रहा है, उसका रिव्यू करते हैं। और साथ ही साथ अगले साल का जो एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है उसको भी वो तैयार करते हैं। और कोई उसी के आसपास अराउंड दिसंबर के आसपास वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो अगले साल का और इस साल का रेवेन्यू फोरकास्टिंग करने लगते हैं। इस साल का रेवेन्यू जो है उसका क्या ट्रेंड रहा है, अगले साल का हम कितने रेवेन्यू, इनकम टैक्स कितना, कस्टम्स और एक्साइज और सर्विस टैक्स कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसका वो फोरकास्ट बनाते हैं। और दोनों मतलब क्या होता है कि फिर जनवरी एंड या अर्ली फरवरी में दोनों कन्वर्ज कर जाते हैं। और इस बीच मिडल ऑफ जनवरी से फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं कि वो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन करते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ, और कोई इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशंस, ट्रेड एसोसिएशंस, बहुत सारे सजेशंस आते हैं ईमेल्स में और ट्विटर में भी बहुत सारे सजेशंस आते हैं। तो हमारा जो टीम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का टीम, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का टीम और इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट का टीम, इसको सब मिलके अलग अलग ग्रुप है वो एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करके सारे जो प्रपोजल्स है वो करीब आप मान लीजिए कि जनवरी एंड से ये शुरू हो जाता है। ये फाइनेंस मिनिस्टर के सामने हम इसको पेश करते हैं कि ये सजेशंस आए हैं। कुछ तो सजेशंस ऐसे होते हैं जो कि पुराने होते हैं, लेकिन उसको हम नए नज़रिया से देखते हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है वो हमेशा बदलता रहता है। तो पिछले साल कुछ नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि इस साल उस सजेशन की तरफ हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो उसको फिर इस साल का जो माहौल है, इस साल का जो सिचुएशन है, उस बैकग्राउंड में इसको रीवैल्यूएट करते हैं। कुछ सजेशंस होते हैं न्यू होते हैं, उसमें से एक पार्ट ऑफ द सजेशन जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, जो कि रूटीनली मतलब इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसका बजट के साथ कोई संबंध नहीं है। जो बजट के संबंधित प्रपोजल है उसको बिल्कुल टीम में एग्जामिन करके उसको फाइनेंस मिनिस्टर के साथ उनके सामने पेश करते हैं। और ये जो सारे होते हैं सारे कन्वर्ज होके फरवरी 20 के आसपास हम जो प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। 18, 19, 20 डिपेंडिंग ऑन दी बजट डेट प्रिंटिंग शुरू कर देते हैं और फिर बजट फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं पार्लियामेंट में। सर, ये तो पूरी प्रक्रिया की बात होगी। आपने पहले खर्चे का हिसाब लगाया, फिर आमदनी का हिसाब लगाया, फिर अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया और उसके बाद आपने देश का बजट तैयार किया, अगर मैं सम अप कर पाऊँ जो आपने कहा। लेकिन सर, जब आप इस वक्त पूरी दुनिया को देख रहे होंगे और भारत की जो ग्रोथ हो रही है इस वक्त, या जो संभावनाएं हैं या जो चैलेंजेस हैं उन पर ध्यान दे रहे होंगे, तो ज़रूर कुछ एक दिशा मान करके इस बजट को तैयार किया गया होगा। कैसे आप असेस कर रहे हैं ग्लोबल सिचुएशन को और भारत में जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको देख कर के ये क्या कुछ सोच अभी चल रही है? देखिए, अभी जो ग्लोबल सिचुएशन है वो बहुत ही अनसर्टन है, बहुत ही वोलेटाइल है। कुछ महीनों पहले हम ये कह रहे थे कि अगले हफ्ते या अगले महीने क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन अभी एक सिचुएशन ये आ गया है कि जो कि कल मतलब अगले दिन क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। अगले दिन किसी को पता नहीं होता है, सडनली कोई पार्ट इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मान लीजिए कि यूरोप में सडनली स्टॉक मार्केट गिर गया, या कोई अदर कंट्री मतलब चाइना में या कोई अदर कंट्री में उनका जो करेंसी है उसका बहुत बड़ा डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन हो गया है। और हम लोग जो है आज एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, तो ग्लोब में किसी पार्ट में किसी अंग में कुछ भी हो वी आर इम्पैक्टेड, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमी जो है अभी बहुत ही वोलेटाइल और अनसर्टन सिचुएशन में है। और ये एक्सपेक्टेशन है सबका कि शायद ये जो अनसर्टेनिटी मीडियम टर्म में रहेगा। अच्छा, तो ये जो इसको चैलेंज मानकर हमको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। गवर्नमेंट जो है इसको वेरी क्लोजली, गवर्नमेंट में इसके ऊपर जो वर्ल्ड डेवलपमेंट्स में हो रहा है
अलग अलग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको हम वी कीप ऑब्जर्विंग दैट, एंड जो भी रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट कीप्स मतलब वो उसको कैसा रिएक्ट किया जाए, उसके लिए क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स रहेगा, उसके ऊपर हम काम करते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि इतने सारे प्रॉब्लम है चारों तरफ, कई देशों में, बहुत सारे देशों में जो ग्रोथ है अभी काफ़ी स्लो डाउन हो गया या काफ़ी नीचे गिर रहा है। इस सारे सिचुएशन, अनसर्टेन सिचुएशन के बीच हमारा जो ग्रोथ रेट है इस साल का, जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 7.6%, वो कि करंट सिचुएशन में उसको बहुत अच्छा माना जाना चाहिए, और उसको कैसे मेंटेन किया जाए, उसके ऊपर हम कैसे अपने आप को और भी ग्रोथ रेट बढ़ा सकते हैं, हमेशा गवर्नमेंट का यही कोशिश रहेगी। सर, चूँकि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था है और आपने कहा कि अभी 7.6% की दर से हम विकास कर रहे हैं, इस बजट की ओर केवल देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे, इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे होंगे। तो क्या हम ये मान के चलें कि जो वित्तीय अनुशासन है या जिसको हम फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं, वो जो आपने रोड मैप तय किया है उसको आप एक तरह से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और फिस्कल डेफिसिट इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों? जी, पहले मैं आपका जो दूसरा सवाल है उसका जवाब दे दूंगा। वाई मतलब फिस्कल डेफिसिट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि फिस्कल डेफिसिट है क्या। आप एक परिवार का सिचुएशन ले लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में कहना मैं चाहता हूँ। एक परिवार का इनकम होता है, इनकम अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मेरा कुछ सैलरी मिलता है, अगर कोई हाउसिंग प्रॉपर्टी है उससे रेंट आता है, बैंक में या कोई फिक्स डिपॉजिट है उसमें से कुछ इंटरेस्ट भी मेरे को मिलते हैं, ये सब मेरा इनकम हो गया। और फैमिली का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का कुछ तो रनिंग एक्सपेंडिचर है, घर का जो रेगुलर खर्चा मतलब खाने का, हाउस रेंट का, बिजली पानी, ये सब मतलब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लीजिए, जैसे गवर्नमेंट का होता है ये घर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, अगर मेरा खुद का मकान है और मैं छोटा सा कोई रूम उसमें अलग से बनाना चाहता हूँ, या मैं घर में कोई एयर कंडीशनर या नया फ्रिज या रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहता हूँ, ये इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। वैसे गवर्नमेंट में इनकम होता है गवर्नमेंट का, जो कि टैक्स रेवेन्यू से आता है, डिविडेंड पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है सरकार के, उसके डिविडेंड से आते हैं, और फिर कई तरह की नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में है, जैसे कि आप मान लीजिए स्पेक्ट्रम जो होता है उसका ऑक्शन करते हैं, उससे भी कुछ रेवेन्यू आते हैं। तो एक तरफ है गवर्नमेंट का जो सारे रेवेन्यू, और दूसरे तरफ है गवर्नमेंट के जो सारे एक्सपेंडिचर। और ये जो एक्सपेंडिचर और इनकम, इस दोनों के बीच में जो गैप है, जो फासले है, उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। हमेशा हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज़्यादा है। मतलब मान लीजिए हमारा इनकम 20 रुपया है और एक्सपेंडिचर 25 रुपया है, तो 5 रुपया जो हुआ वो मतलब फिस्कल डेफिसिट हुआ। तो वो 5 रुपया फिर सरकार उसको कैसे फाइनेंस करेगी? उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि मार्केट से पैसा उधार लेती है, और कितना हम उधार ले सकते हैं वो भी बहुत केयरफुली उसको तय करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना उधार ना ले लें कि कल हम खुद बैंकरप्ट हो जाएं। हम उतना ही उधार में लेंगे जितना हम रीपे कर सकते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट जो सरकार का है उसको फाइनेंस करने के लिए मार्केट से पैसा बोरो करते हैं, और उसको उतना ही बोरो करते हैं जिसको हम रीपे कर सकते हैं। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डेफिसिट को आप फाइनेंस करने के लिए मार्केट से आप पैसा ले रहे हो, और बस आप इतना ही पैसा लेना चाहिए जो कि आप रीपे कर सकते हो। कहीं ये ना सिचुएशन ना बन जाए कि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आपके पास मतलब जो रेगुलर डे टू डे एक्सपेंडिचर हो गया, या कोई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, या कोई बड़ा सा मतलब ग्रोथ रिलेटेड एक्सपेंडिचर, उसको करने के लिए आपके पास बहुत कम पैसा बच जाएगा। ऐसा एक स्थिति ना आना चाहिए। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमेशा हर एक साल ये बजट का सबसे बड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट रहता है। सर, पहला सवाल का पहला हिस्सा मेरा ये था कि जो रोड मैप आपने तय किया है, हम पहले भी इस रोड मैप से थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींच चुके हैं। तो जो पूरी दुनिया है वो ये जानना समझना चाहती है कि अब जो आपने रोड मैप तैयार किया है, क्या उस पर आप बने रहेंगे, या फिर ग्रोथ पोटेंशियल या ग्रोथ को पाने के लिए इसमें थोड़ी सी एक बार फिर से ढील दी जा सकती है? देखिए, अभी तो ये जो सवाल आपने पूछा इसका आंसर मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर इसको जब बजट पेश करेंगे तब पता लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट का हमेशा ये प्रायोरिटी है कि एक बैलेंस लिया जाए, मतलब कितना एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है ताकि हमारा ग्रोथ मोमेंटम उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, और कितना डेफिसिट होना चाहिए, मतलब कितने हद तक हम बोरो कर सकते हैं। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, और एक बैलेंस्ड व्यू लिया जाता है।
और इस साल का बजट जो है उसमें क्या व्यू लिया जाएगा, जब बजट प्रेजेंट होगी 29 तारीख को, फिर पता लग जाएगा। सर, चूँकि ये इस पंचवर्षीय योजना का अंतिम साल है जिसके लिए आप बजट बनाने जा रहे हैं, कुछ प्राथमिकताएं आप बता सकते हैं? और जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत को पूरी दुनिया का स्किल हब बनाएंगे, भारत को पूरी दुनिया का शायद एक दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, इसलिए चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं समझना चाहता हूँ कि क्या इसके लिए हम तैयार हैं? देखिए, पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस हुए हैं। एक तो मेक इन इंडिया, फिर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल मिशन, बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार ने अनाउंस किया हुआ है सरकार की तरफ से, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्टेप्स लिया जा रहा है। ये जो एक्सपेंडिचर है, कुछ तो है सरकार से जो डायरेक्टली फाइनेंस होते हैं, और कुछ है जो कि जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर के लिए उनका जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, कुछ रेगुलेशंस में बदलाव, कुछ जो हमारे एक्ट्स एंड रूल्स है उसमें कुछ बदलाव, जैसे कि आप मतलब जो कह रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किया गया है। कस्टम्स के रूल्स सिंप्लीफाई किए गए हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स का जो रूल्स भी सिंप्लीफाई किए गए हैं। जो बिजनेसमैन हुआ या भी कोई ऑर्डिनरी सिटीज़न है, उसका सरकार के साथ जो इंटरफेस होता है, मतलब कोई आसान तरीक़ा से, बहुत सिंपल वे हाउ दे कैन गेट दी, जो सरकार से जो सर्विसेज मिलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, या बिज़नेस का जो रिक्वायरमेंट है, सो प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन बहुत हुआ है। और आगे जाके भी यही कोशिश रहेगा कि हमारे जितने मतलब गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, जितने ग्रोथ रिलेटेड प्रोग्राम्स है, जितने एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स है, उसको हम कैसे और मतलब उसको कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, कैसे एक्सीलरेट कर सकते हैं, और कैसे उसका फुल बेनिफिट देश को दिला सकते हैं, उसी तरफ कोशिश रहेगा। सर, अंतिम सवाल, पिछली बार जब हमने कार्यक्रम किया था तो इसे नाम दिया था बजट ऑफ होप, क्योंकि नई सरकार से लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी। क्या हम माने कि ये अगला जो बजट होगा, आने वाला बजट, वो बजट ऑफ ग्रोथ होगा, बजट फॉर एम्प्लॉयमेंट होगा? इसी देखिए, देश के जनता सब अलग अलग वर्गों का, अलग अलग सबका एक एक उम्मीद रहता है बजट से। और बजट जो है मतलब जैसे आपने कहा 130 करोड़ पॉपुलेशन के लिए जब बजट बनाते हैं, कई सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का पॉलिसी रहा है कि देश में कैसे ग्रोथ रिवाइव किया जाए, और ग्रोथ सिर्फ 7.6 नहीं और भी उसको बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किया जाए, और एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट किया जाए। तो ये जो सब चैलेंजेस है, ये तो उसकी तरफ तो ज़रूर ध्यान रहेगा। एंड अभी जो चैलेंजेस है वर्ल्ड ओवर, ग्लोबली जो चैलेंजेस है अपने इकोनॉमी को, उसके तरफ भी गवर्नमेंट का बहुत सारा मतलब गवर्नमेंट विल बी अवेयर ऑफ दैट। तो स्पेसिफिकली बजट के कॉन्टेक्स्ट में किस तरफ एम्फोसिस रहेगा, ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट है अभी चालू है, उस प्रोग्राम्स को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, जो चैलेंजेस है हमारे इकोनॉमी के सामने, जो कि देश के अंदर है और बाहर से जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके इन्फ्लुएंस के बजाय जो चैलेंजेस है, उसको हम कैसे और बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको और इम्प्रूव किया जा सके। मोटा मोटी गवर्नमेंट का फोकस वही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हो सकता है आने वाला बजट जो है वो विकास पर ध्यान दे, रोजगार पर ध्यान दे, और जो कल्याण की योजनाएं सरकार चला रही है उसको आगे बढ़ने के लिए जितने भी फंड की ज़रूरत है, उसकी एक दिशा इस बजट में ज़रूर दिखाई देने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। धन्यवाद।